हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 24। मैं हूं अनामिका और हम लोग यहां डिस्कस करेंगे जूनियर अकाउंटेंट, आरपीएससी के जूनियर अकाउंटेंट में आने वाले इंग्लिश के कैसे सेशंस होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जो हमें कवर करने हैं, किस तरह से हमारी अप्रोच रहेगी कि हम उन क्वेश्चंस को समझें, उन क्वेश्चन पेपर के बारे में जानें, क्या हमारी अप्रोच रहेगी, कैसे उन्हें सॉल्व करें। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू क्लास 24। शुरू करते हैं हम। और सबसे पहले चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कभी आप क्लास में आए, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो हर एक चीज़ आपको कैसे मिलेगी, सब कुछ ऑनलाइन ही प्रेजेंट होगा। सो फॉर दैट प्लीज़ 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 आप पूरे वीडियो के साथ बने रहें। हो सकता है जो कोई आपके डाउट्स बिगिनिंग में आ रहे हों वो शायद जा करके थोड़ी देर बाद 5 मिनट 10 मिनट बाद या एट द एंड ऑफ द वीडियो वो चीज़ें क्लियर हो जाए। सो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पूरे वीडियो में बने रहिए। आपके जो भी डाउट्स होंगे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। हेलो, वेलकम 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 हेमराज। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लिंक को शेयर करते जाइए ताकि आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाएं। ठीक है, तो आज का हमारा बेसिकली एक ओरिएंटेशन सेशन है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो होंगे वो हमें डिस्कस करने हैं जूनियर अकाउंटेंट के एग्जामिनेशन के लिए, किस तरह का पेपर पैटर्न वो डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से हमारी क्वेश्चन को पढ़ने की, क्वेश्चन को समझने की और ऑप्शंस में से गलत हटाकर सही को चूज करने की अप्रोच रहनी चाहिए। देखिए, आप सबको बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, बी इट योर सब्जेक्ट, बी इट योर कंपल्सरी पेपर, हिंदी, इंग्लिश, जीके, सब कुछ। इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हमें पहुंचना है सही आंसर पे। ये जो हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं ए बी सी डी, कभी कभी ई बार 5 ऑप्शंस भी आते हैं कुछ कुछ पेपर्स में, तो हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि या तो हम सबसे पहले सही को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्शन की एक अप्रोच होती है। अब अगर मुझे सिलेक्शन नहीं करना आ रहा, या ये मान लीजिए कि अब मैं कहीं ना कहीं पे कंफ्यूज हो गई हूँ, अटक गई हूँ कि अब मुझे 2 ऑप्शंस 3 ऑप्शंस में से क्या चूज करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, आपको पूरा क्वेश्चन एक बार ध्यान से फिर से पढ़ना है, उसके की आइडियाज को पढ़ना है कि बेसिकली क्वेश्चन जो है वो पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन के क्रक्स को, उसके सेंट्रल थीम को, उस क्वेश्चन में छिपे बेसिक क्वेश्चन को समझ पाएंगे, तब आप क्या करेंगे, या तो आप अपना सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब फर्ज कीजिए हमको सही ऑप्शन मिल नहीं रहा और हम कंफ्यूज हो रहे हैं, पर हमें इतना पता है कि इस गिवन क्वेश्चन से रिलेटेड ये ऑप्शन तो है नहीं। अब आपने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, ये ऑप्शन नहीं है, एलिमिनेट कर दो। तो अब आपके पास कंफ्यूजन होने के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कितने ऑप्शंस बचे, 3 ऑप्शंस। हमने और ज़्यादा ध्यान से उसको स्टडी किया, हमने और ज़्यादा ध्यान से उसके बारे में थोड़ा सा अपना जितना भी कलेक्टेड नॉलेज है सब अप्लाई किया। आपको लगता है चलो बी ऑप्शन भी नहीं है। अब अगर बी ऑप्शन भी नहीं है, डी ऑप्शन भी नहीं है, तो आपके पास क्या बचा, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी। अब सोचिए इस ए और सी या जो भी कोई ऑप्शन आपके पास बचते हैं, दिस इज जस्ट अ मियर एग्जाम्पल, जो भी ऑप्शंस आपके पास बचते हैं उसमें से आप बहुत हद तक सटीक तरीके से उस सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, कहीं आपके बारे में दिमाग में उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी आपके दिमाग में, कहीं आपने उस चीज़ को जिस भी टाइम पे पढ़ा होगा वो थोड़ा थोड़ा आपको हिट कर रहा होगा। बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में चीज़ें घूमती हैं, क्योंकि जब हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं ना तो हमारा दिमाग बहुत अलर्ट हो जाता है और हम बाकी चीज़ों से दिमाग हटा देते हैं, प्रोवाइडेड हम बहुत रिलीजियसली अपनी तैयारी कर रहे हों, है ना। ये नहीं है कि सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, हम वाकई में उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो 2 टाइम्स काम करने लगेगा। नाउ अब आपने जो भी कुछ पढ़ा था उस चीज़ से रिलेटेड कहीं ना कहीं तो आपको लगता होगा कि शायद ये ऑप्शन हमारा सही है। तो अब आपके पास में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स नहीं है। अब आपके पास में क्या बचा है, 1 या 2, इन्हीं 2 में से हम ढूंढ कर अपना आंसर निकाल सकते हैं। सन ऑफ गॉड, गुड मॉर्निंग। आकांक्षा, वेरी गुड मॉर्निंग। और भी लोगों के साथ में अपना लिंक शेयर कीजिए और इस सेशन में जुड़े रहिए। नए नए अपने फ्रेंड्स अपने साथ में जो पढ़ रहे हैं, आप हो सकता है लाइब्रेरी जाते हो, वहाँ पे आपको लोगों से मिलना जुलना होता हो, बातचीत होती हो, तो प्लीज़ ट्राई टू स्प्रेड द लिंक एज मच एज यू कैन। क्लास 24 आपकी अपनी क्लास है, आप इसे जितना स्प्रेड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब एक बार के लिए हम देखते हैं कि जो हमारा बेसिक पेपर है उस बेसिक पेपर में पैटर्न क्या रहेगा।
ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है हमारे पास, टोटल मार्क्स कितने आएंगे, ड्यूरेशन क्या है, और ये हमारे टॉपिक्स है, सब्जेक्ट क्या क्या हमें पूछने हैं। सो टोटल ड्यूरेशन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 2.5 घंटे का। इस 2.5 घंटे के ड्यूरेशन के अंदर आपको अपनी जगह, अपनी सीट सुनिश्चित करनी है कि इस एग्जाम को मुझे क्रैक करना है। वो चक दे इंडिया का एक डायलॉग है ना कि ये 12, 13, 17 व्हाटएवर मिनट्स कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो दीज 2 hours and 30 minutes are totally yours. Keep yourself very calm. एकदम ठंडे दिमाग से आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, डेफिनेटली चीजें आपकी क्रैक होंगी, आपको अपने आप समझ में आएगा। राम राम अध्यापक जी। ओके, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में 25 क्वेश्चंस आएंगे और उसके 75 मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल हमको क्या समझ में आ रहा है कि एक क्वेश्चन अमूमन कितने नंबर का आ रहा है, 3 मार्क्स का आ रहा है। अब जनरल कंप्यूटर हो गया एक टॉपिक आपका, इसके अलावा हो गया राजस्थान जी की। भाई आरपीएससी को एग्जाम कराए और उसमें राजस्थान जी के ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक हो गया जनरल साइंस, जो हमारी डे टू डे की साइंस है। जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, ये 2 अलग अलग चीजें क्या होती है, डिफरेंट है क्या, या दोनों चीजें सेम है? जिसे हम कहते हैं डे टू डे लाइफ साइंस, वो है हमारी जनरल साइंस। मैथमेटिक्स थोड़ा डरावना सब्जेक्ट है फॉर मी। इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो यानी टोटल आपको मैक्सिमम मार्क्स जो मिलते हैं वो कितने मिले, 75। टोटल पेपर जो आपका होगा वो टोटल पेपर होगा 450 नंबर का। ठीक है, अब इन सारे टॉपिक्स में से, सारे सब्जेक्ट्स में से हमें चूज करना है इंग्लिश, और हम कैसे उसमें से 25 क्वेश्चंस में से कितने मैक्सिमम क्वेश्चन सेलेक्ट करें, कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें कि हमारा सिलेक्शन तक हमें इंग्लिश स्टेप अप कर दे, थोड़ा सा आगे पहुंचा दे। चलिए देखते हैं इसको। टॉपिक्स जो हमें देखने हैं, इंग्लिश को अगर हम लैंग्वेज को डिवाइड करें, इंग्लिश लैंग्वेज को बेसिकली अगर हम डिवाइड करते हैं ना, तो वो 3 तरीकों से डिवाइड होती है। कैसे डिवाइड होती है? इंग्लिश के अंदर आपके पास में अब हम इसको 3 तरीके से कैसे डिवाइड करेंगे। यहां पर एक आता है वोकैब। कुछ क्वेश्चंस आपको वोकैब से मिलते जुलते मिलेंगे, या तो हो सकता है कि वो आपसे सिंपल सिनोनिम एंटोनिम्स पूछ लें, दिस इज अ पार्ट ऑफ वोकैब। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, ईडियम्स। हिंदी में आते हैं ना लोकोक्ति मुहावरे, तो वो फ्रेजेस और ईडियम्स भी हमें यहां मिल सकते हैं। फ्रेजेस ईडियम्स यहाँ मिल सकते हैं आपको। फ्रेजेस ईडियम्स के अलावा कभी कभी एग्जाम में आपको स्पेलिंग करेक्शन के वर्ड्स आते हैं, या तो आपसे पूछा जाता है कि इन 4 ऑप्शंस में से गलत वाला स्पेलिंग किसकी लिखी हुई है, या आपसे ये पूछा जाता है कि इन 4 ऑप्शंस में से सही करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो इसमें स्पेलिंग का भी आ गया। तो ये सारे हिस्से क्या हैं आपके, ये आपके हो गए हैं वोकैब के हिस्से। यानी कि जब आपको कुछ क्वेश्चन पेपर मिलेगा 25, इसी एग्जाम की बात करें तो 25 क्वेश्चंस में से हो सकता है 2 से लेके 3 क्वेश्चंस इस वोकैब वाले सेक्शन में से आ जाए, राइट। अब दूसरा आपको जो सेक्शन रहता है उसको हम कहेंगे रीडिंग। रीडिंग वाले सेक्शन में क्या रहता है, आपको एक कॉम्प्रिहेंशन के लिए पैसेज दिया जाता है, जिसे हम स्कूल के टाइम से करते आ रहे हैं, जिसका नाम पहले पड़ता था अनसीन पैसेज, फिर नाम पड़ गया पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो हमें उसके बारे में तैयारी करनी है। ईडियम्स नहीं है सिलेबस में मैम, हाँ जी, ईडियम्स एज सच सिलेबस में नहीं होंगे, मेरी बात सुनिए, पर हो सकता है आपको कोई पैसेज दे दिया जाए और उस पैसेज के अंदर से बीच में कह दिया जाए कि अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, अंडरलाइंड फ्रेज का क्या मीनिंग होता है एज पर दी पैसेज, क्योंकि हर वर्ड के कम से कम 2 से 3 मीनिंग बन सकते होंगे। ईडियम को किस तरीके से उस पैसेज में काम में लिया, यहां से आप देख सकते हैं। कितने बजे क्लास चलेगी? 8 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी आपकी। 8 बजे आप सब लोगों को इकट्ठा कर लेना है, चैनल पे आ जाना है और एकदम
स्क्रीन के सामने बैठ जाना है जब भी लगे कि किसी भी क्लास की, कोई भी सब्जेक्ट की जितनी सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती जा रही हैं, प्लीज आप उन्हें नोट डाउन करते जाइए और बिल्कुल मत सोचिए कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप इसे ऑफलाइन क्लास समझ के ही पढ़ें। जितने सवाल दिमाग में आते हैं वो सारे सवाल पूछते जाइए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या आता है, आपको एक पूरा पैसेज दे देंगे और उस पैसेज को पढ़ के, उस पैसेज को समझ के, उस पैसेज में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा उसका भी मतलब निकाल के आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। उन सवालों में हो सकता है कोई सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजेस पूछ ली जाए। स्पेलिंग तो पैसेज में आएगी नहीं, सिनोनिम, एंटोनिम या फ्रेजेस के लिए कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ईडियम का मीनिंग पूछ सकते हो आपसे। इसके अलावा क्वेश्चंस में क्या पूछ सकते हैं वो कि व्हाट इज रिटन इन द पैसेज, यानी कि पूरा पैसेज आपने पढ़ा और पैसेज का क्रक्स क्या है। या पूछ सकते हैं व्हाट इज नॉट रिटन इन द पैसेज, एज पर द गिवन पैसेज विच मैसेज इज नॉट बीन सेंट टू द रीडर्स, कि भाई इस पैसेज से कौन सा मैसेज दिया जा रहा है, कौन सा नहीं दिया जा रहा। हो सकता है कुछ सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड पैसेज आया हो तो आपसे ये पूछ लिया जाए विच सोशल प्रॉब्लम हैज नॉट बीन डिस्कस्ड इन द पैसेज। तो जो डिस्कस की गई है उनको एलिमिनेट कर दो और जो नहीं की गई थी वो अपने आप बच गई, तो आपका आंसर आ गया। तो पैसेज हमें ध्यान से पढ़ना है। अब पैसेज से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, दे में आस्क यू फॉर सजेस्टिंग अ टॉपिक विच इज अ वेरी टिपिकल मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। टॉपिक तो आपसे वो पूछ ही सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पैसेज के हिसाब से क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। हो सकता है पैसेज में कुछ इन्फॉर्मेशन लोड की गई हो, पैसेज से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती हो सकता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो, लेटेस्ट साइंस का हो, नैनो साइंस का हो, और बहुत सारी चीजें दुनिया में आज फैल रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ सकता है। आपको इसमें पूछा जा सकता है फ्रेजेस, या ये मान लीजिए वोकैब वाला क्वेश्चन कि कोई एक वर्ड दे दिया आपको, फला वर्ड का एज पर दी पैसेज क्या मीनिंग है, तो वो हमें पैसेज पढ़ के उसका एक जो अलग मीनिंग पैसेज की तरफ से निकलना है वो हमें समझाना है। इसके अलावा और सिंपल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन आंसर्स कि ये पैसेज के हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू पैसेज इसमें से अगर ये क्वेश्चन पूछे तो क्या है। हो सकता है पैसेज में आपको 4-5 पॉइंट्स दिए गए हों ग्लोबल वार्मिंग के, तो कौन सा पॉइंट इसमें से ग्लोबल वार्मिंग का बनता है, व्हाटएवर। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अनंत टॉपिक है। पैसेज किसी भी तरीके से आ सकता है। पैसेज कैसे हो सकते हैं, सोशल टॉपिक्स पर बेस्ड हो सकते हैं, जो भी आपका लेटेस्ट में चल रहा है ना, यानी कि करंट कुछ नई नई चीजें आती जा रही है उस पर बेस्ड आपके पैसेज आ सकते हैं। इसके अलावा कोई ना कोई पॉलिटिकल इश्यू हो सकता है, उसके ऊपर पैसेज आ सकता है आपका। इसके अलावा पैसेज आपसे ये पूछा जा सकता है कितने तरह के स्टार्टअप्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट के कौन कौन से एक्शंस हैं, गवर्नमेंट कौन कौन से एक्शंस ले रही है यूथ को सपोर्ट करने के लिए, या गवर्नमेंट की कौन कौन से एक्शंस ऐसे ले जा रहे हैं जो ओल्ड एज पीपल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ टॉपिक्स ऑन विच यू कैन गेट सच पैसेज। इस पैसेज के अलावा आपको एक और मिल सकता है फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन वो कहीं ना कहीं वोकैब का ही हिस्सा होता है। आप कल से क्लास लेंगे, अध्यापक प्रताप राम जी आप आज भी क्लास ले ही रहे हैं, तो जितनी देर से आप बैठे हैं आप वो क्लास ही तो ले रहे हैं। बने रहिए और थोड़ी देर के लिए। ये देखिए ये हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं, इंग्लिश में हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस को, राइट। एक चीज जो हमें देखने को मिलती है ग्रामर, सबसे ज्यादा डर हमें लगता है ग्रामर। तो जो हमने 3 सेक्शंस बनाए थे, वोकैब का, रीडिंग का, और अब एक सेक्शन आता है हमारे पास ग्रामर का। अब इस ग्रामर के सेक्शन में क्या चलता है, ग्रामर के सेक्शन में हर वो चीज है जो आपने कहीं 5th या 6th स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू किया था और वो अब आपको अभी तक एग्जाम में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। वॉइस एंड नरेशन इज वेरी टफ, नहीं बहुत ज्यादा टफ नहीं है। वॉइस एंड नरेशन बिल्कुल टफ नहीं है। आप हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करते चलोगे तो आपको कोई भी चीज टफ नहीं लगेगी, ठीक है। अब ये जो ग्रामर के सेक्शन है, ग्रामर के सेक्शन से हमें क्या क्या पढ़ना है ये हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, नरेशन है,
कोई चीज़ मैंने आपको सीधे सीधे कह दी, वो डायरेक्ट हो गई है। अब मेरी ही कही बात को आपका कोई दोस्त आप तक पहुंचा रहा है कि कल मैम क्लास में ऐसे कह रही थी कि, तो ये जब कह रही थी कि, ये हो गया इनडायरेक्ट। एक तो मैंने डायरेक्ट आपको कहा, डायरेक्ट आपने मुझे सुना, दैट इज डायरेक्ट। और एक इनडायरेक्ट का मतलब वो शब्द मेरे नहीं है, मैसेज मेरा है, कहने वाला कोई और है, वो इनडायरेक्ट। बहुत बेसिक ग्रामर के रूल्स इसमें काम में आते हैं और हम इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक जो आपको लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है, हम इसे बहुत इजी तरीके से कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे और यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। कितने दिन बचे हमारे एग्जाम में? 90 भी नहीं, शायद 89 डेज बचे हैं। अब इन 89 डेज में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि हम साइड बाय साइड नया टॉपिक भी कवर करते जाए जिसे हम डिफिकल्ट समझते हैं, और साथ ही साथ हम वो भी करते जाए कि रिवीजन होता चला जाए। बहुत ज़्यादा दिन नहीं है कि हम पहले एक बार पूरा पढ़ेंगे फिर एक बार अलग से रिवीजन करेंगे, सारी चीज़ें आपको साइमल्टेनियसली पैरेलली करनी पड़ेंगी। हेमराज जाट कह रहे हैं ग्रामर इज़ माई फेवरेट। वेरी गुड, बने रहिए ग्रामर के साथ। देखिए, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स, सॉरी आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। ये आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स क्या है? बेसिकली आर्टिकल्स हो गए AEIOU, है ना, ये आर्टिकल्स हो गए। ये क्या है? आर्टिकल्स है क्या? AEIOU। वाउल्स हैं, वाउल्स। ये बेसिकली डिटर्मिनर्स जब हम पढ़ेंगे उसमें काम आएंगे। आर्टिकल्स हो गए ए एन द, ठीक है। आर्टिकल्स के साथ में हम काम करेंगे सिंपल ए एन द के लिए। और जब हम डिटर्मिनर्स की बात करेंगे तो डिटर्मिनर्स में कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं जो इंडेफिनेट होते हैं, इंडेफिनेट नाउन के लिए, कुछ होते हैं जो डेफिनेट नाउन के लिए होते हैं, कुछ क्वांटिटी बताते हैं, कुछ क्वालिटी बताते हैं, कुछ पोजेशन को शो करेंगे। तो ये डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल्स को भी हमें ध्यान से पढ़ना है। जब हम डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे ना तो हम 2-2, 3-3 चीज़ों के ऐसे ग्रुप बना लेंगे जिससे हमें याद रहेगा कि कब कहाँ पर चीज़ें काम में आनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। देखिए, वर्ड्स की बात करी है तो कहीं ना कहीं फिर से ये टॉपिक कहाँ से, कौन से हेड से लिया है? वोकैब का हिस्सा है। सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्री, पहले लगाने के लिए, किसी वर्ड के आप पहले लगा देते हैं तो वो बन जाता है प्रीफिक्स। जैसे ऑनेस्ट, पहले लगा दिया हमने डिसऑनेस्ट तो वो बन गया प्रीफिक्स, लगा के मतलब ही चेंज हो गया, उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। और सफिक्स के होते हैं जो हम वर्ड के बाद में लगाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हम वर्ड को साथ में ले रहे हैं तो ये आपकी वोकैब का हिस्सा है। प्रिजन, जेल, प्रिजनर जो जेल में रहता है। सेम वे अगर हम देखें जेल, जेल और जेलर, हमने तो क्या किया, एक ही जैसा सफिक्स दोनों पे लगाया था, प्रिजन पे और जेल पे, मतलब दोनों के उल्टे निकल के आ गए। जेलर जो प्रिजनर्स को सुपरवाइज कर रहा है या प्रिजनर्स को नोटिस कर रहा है ना, तो जेल और प्रिजन वैसे तो सिनोनिम है, लेकिन दोनों में अगर आप सेम सफिक्स लगा दोगे ER तो दोनों एक दूसरे के एंटोनिम बन जाएंगे। देखिए सोच के, जेल और प्रिजन क्या है? सिनोनिम्स। जेलर और प्रिजनर क्या है? एंटोनिम्स है दोनों, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उपसर्ग और प्रत्यय, ओके, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स। ये जो ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स होती है ये क्या है? आप जो हिंदी आप बोलते हैं क्या वही हिंदी आपको पढ़ने को मिलती है? ना वो किताबों में पढ़ने को मिलती है। हम बोलते हैं एक आम बोलचाल वाली हिंदी या इंग्लिश, और जब हम कभी कोई ऑफिशियल पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या सिंपल सी चीज़ आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो उसमें भाषा कैसी हो जाती है? थोड़ी सी क्लिष्ट, एकदम उसमें हम कैसी चीज़ें काम में लेते हैं, कह देते हैं तो कुछ ज़्यादा ही हिंदी में लिख दिया, समझ ही नहीं आ रहा। बेसिकली वो कुछ ज़्यादा हिंदी में नहीं होता, वो होती है ऑफिशियल या टेक्निकल टर्म्स, जिसे हम कहते हैं जैर्गन्स, JARGONS, जैर्गन्स। ये जैर्गन्स क्या होते हैं? किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, किसी पर्टिकुलर, ये टेक्निकल टर्म्स होते हैं। बेसिकली क्या हुए? ये टेक्निकल टर्म्स हो गए। अब जैसे हमने सिंपल सा कह दिया कि शादी में भैया ने मेरे 3 पीस सूट सिलाया था। अब वो हमारी एक नॉर्मल, जैसे हम कहते हैं ना लेमन लैंग्वेज, उसमें तो हमने कह दिया 3 पीस सूट सिलाया था, बट अब वो क्या कह रहे हैं? टक्सिडोज। तो अब मैंने तो ये सोचा स्टार्टिंग में, व्हेन आई वाज वेरी यंग, भैया की शादी हो रही थी, आई थॉट कि पता नहीं टक्सिडोज क्या होते हैं ये,
है ना। सेम वे हम बड़ी हाई हील पहनते हैं, सैंडल्स पहनते हैं, हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे हील्स खरीदनी है या हील्स पहननी है या हाई हील्स बोल देंगे, पर अब इसके लिए एक ऑफिशियल वर्ड तो खैर नहीं है, टेक्निकल टर्म मान ले जो इंडस्ट्रियल वर्ड है, जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम में आता है, वो हम बोलेंगे क्या, स्टेलिटोज। अब स्टेलिटोज सबको नहीं पता शायद, पर जो लोग कहीं ना कहीं जुड़े हैं इन चीज़ों से उनको पता है। रोज़मर्रा में बोलने वाली चीज़ें अगर आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से या उसकी टेक्निकल टर्म को आप काम में लेते हैं तो हम उन्हें बोल देते हैं जैर्गन्स, और ये ऑफिशियल वर्ड्स हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, कैसे लिखे जाते हैं। हिंदी टू इंग्लिश भी आते हैं, कई बार इंग्लिश टू हिंदी भी आते हैं। तो अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ योर वोकैब। फिर हम बात करेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है, ये कोर ग्रामर का टॉपिक है। इन, आउट, ऑन, फॉर, ऑफ, ऑफ, बिफोर, आफ्टर, ये सब क्या है, ये सब के सब वर्ड्स किसी नाउन की दूसरी नाउन के साथ पोजीशन को बताते हैं, इसीलिए हम प्री पोजीशन बोल देते हैं। प्री पोजीशन, एक नाउन और दूसरी नाउन के साथ में उनके क्या पोजीशन है, तो जिस नाउन के साथ पोजीशन बतानी है उसके पहले लगा देते हैं, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया है प्री पोजीशन। द बुक इज ऑन द टेबल, द AC इज ओवर माई हेड, राइट। The wall is on the, sorry, the clock is on the wall, the board is on the wall, या at the wall, या above the wall। अब आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, the board is on the wall, the board is above the wall, the board is at the wall। तो अब हमको सही ऑप्शंस छांटना है। तो बहुत इजी है ये चीज़ें भी, हम सिर्फ इनको डिस्कस करते जाएंगे, मज़ा आएगा। देन ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं। देयर आर सर्टेन इजी रूल्स फॉर ट्रांसलेशन के हम ट्रांसलेशन कैसे करें। कल सुबह मैं बाजार गया था, अब इसमें से एज इट इज हमें ट्रांसलेशन नहीं करना। हम क्या करेंगे, पहले वर्ड को उसकी जगह रखेंगे, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को उल्टा ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे। अब अगर आप जो लिखा है सेंटेंस कल सुबह मैं बाजार गया था, इसे एज इट इज वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करेंगे ना, तो सेंटेंस कुछ अजीब ही बनेगा। आप पढ़ के देखिएगा, सेंटेंस कुछ बहुत ही अजीब बनेगा। लेकिन अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है कि जो सेंटेंस हमें दिया है कल सुबह मैं बाजार गया था, इसमें से पहले वर्ड को यहाँ रखना है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करते हुए उनकी जगह बदलनी है। उल्टा शुरू कर देंगे तो हमारा ट्रांसलेशन ईजी हो जाएगा, है ना। जब ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, एंड दीज आर रियली वेरी इजी। ट्रांसलेशन फ्रॉम सिंपल एंड ऑर्डिनरी हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए एक चीज़ होती है ट्रांसलेट, हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना, एक चीज़ होती है ट्रांसफॉर्म, यानी कि बदलना। छोटे थे तो हमें बोला जाता था चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अब हमको बोल दिया जाएगा ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस एज पर डायरेक्शंस, कि जो क्वेश्चन के डायरेक्शंस दे रखे हैं उसी हिसाब से हमें उनको चेंज करना है। तो हमें करना क्या है, असर्टिव टू नेगेटिव या इंटरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब सिंपल दिया होगा तो एक्सक्लेमेटरी बनाना है, एक्सक्लेमेटरी दिया होगा तो सिंपल बनाना है, या तो A to B जाना है या B to A आना है। अब असर्टिव मतलब जो एक जनरल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, वो हो गया असर्टिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, है ना। आई ईट मैंगो ओनली, अब इसका नकारात्मक क्या बन गया, आई ईट नो अदर फ्रूट देन मैंगो, तो नो अदर, नो, नॉट, नेगेशन वाली टर्म्स आ गई तो वो नेगेटिव हो गया। डू आई ईट एनी अदर फ्रूट, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। एक्सक्लेमेटरी, ओह यू ईट ओनली मैंगो, आश्चर्य, वो होते हैं ना जो सब जिनके बाद में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाने पड़ते हैं। कई बार हम बोलते हैं वाओ, कई बार हम बोलते हैं ब्रावो, आह, अलास, ये सारे वर्ड्स इन सबको काम में लेके हम बनाते हैं एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। अब एक अगला टॉपिक जो है वो आपका है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। ये कन्फ्यूजेबल वर्ड्स का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी चीज़ है, मुझे लिखना क्या था और पेपर में लिखा हुआ क्या है, तो हमसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से किसको हम रिप्लेस करें। एग्जाम्पल देती हूं आपको, एडवाइस, ADVICE, एक तरफ मैंने लिख दिया ADVISE,
ये स्पेलिंग मिस्टेक्स में नहीं आ सकते क्योंकि दोनों वर्ड एग्जिस्ट करते हैं। ADVICE भी करेक्ट है, ADVISE भी करेक्ट है। अब हमें इन दोनों में कंफ्यूजन है कि मैं क्या काम में लूंगी, है ना। तो जहां पे वर्ड CE में खत्म होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नाउन, और जहां पे वर्ड SE में खत्म हो जाते हैं वो होती है वर्ब। ठीक है, अगर मैं आपसे एडवाइस मांग रही हूं तो मैं क्या बोलूंगी, प्लीज गिव मी सम एडवाइस, व्हाट शुड आई वियर इन माय फंक्शन। अब मैं गिव मी की जगह मैं और तरीके से बोल सकती हूँ, मुझे एक एडवाइस दो, इसकी जगह मैं क्या बोलूंगी, प्लीज मुझे एडवाइस करो कि मैं फंक्शन में क्या पहनूं। तो मैं बोलूंगी प्लीज एडवाइज मी, प्लीज एडवाइज मी व्हाट शुड आई वियर इन द फंक्शन। तो वो क्या बन गया, वो क्रिया बन गई है, वो एक्शन करने को कह रही है। तो ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, नाउन है ना। ऐसे ही अगर हम और वर्ड्स ढूंढे तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ये रहा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस CE क्या है, नाउन। हमको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए, वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ये नाउन है। अ लॉट ऑफ लगाया, अ लॉट ऑफ क्या है, डिटर्मिनर है, तो डिटर्मिनर के साथ हमेशा नाउन आएगा। एक हो गया प्रैक्टिस। Allow me to practice these questions in my leisure time। जब मेरे पास कोई काम नहीं हो तो प्लीज मुझे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दे। Allow me to practice, TO2, टू के बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये वर्ब ही तो है। तो अगर टू के बाद आप प्रैक्टिस लिख रहे हैं तो प्लीज CE मत लिखिएगा, ये नाउन होती है। टू के बाद प्रैक्टिस लिखना है तो वो SE हो जाएगा। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं और ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स बहुत सारी जगह पे हम कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल था, है ना। इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, एफर्ट, इफेक्ट, अफेक्ट, देन, टू, बोर, ये देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। हम इन सारी चीज़ों को डे टू डे पढ़ते जाएंगे और हमें वो चीज़ें जब हम उनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो हमें याद हो जाएंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें मिलता है, लेट मी क्लियर इट, टेंसेस। जब हम इंग्लिश पढ़ना कहीं शुरू करते हैं ना तो सबसे पहली क्लास ही टेंस की ली जाती है ना। पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा हो, हम हर बार टेंस से शुरू करें, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। टेंस हमें बस ये बताता है कि इस सेंटेंस को बोलने का, इस एक्शन को करने का टाइम क्या था या टाइम क्या होगा। ठीक है, तो वो टेंसेस को बेसिकली हम पढ़ें तो ये सेंटेंस का क्या बताता है हमें, टाइम, किसी एक्शन के बारे में वो टाइम हमें बताता है। अब क्योंकि टेंसेस है तो थोड़ी सी 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। टेंसेस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब्स भी लेके जाएंगे क्योंकि उनसे स्ट्रक्चर बनते हैं। टेंसेस के अंदर हम मेन वर्ब्स भी लेके जाएंगे क्योंकि उन्हीं से तो हमें टेंस का पता चलता है। और हम टेंसेस के अंदर लेकर के जाएंगे नाउन को, क्योंकि कभी कभी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से भी अपने आप से लेते हैं। तो टेंस प्लस वर्ब दोनों कॉमनली मिला के क्लब करके हम इस टॉपिक को एक बार पढ़ लेंगे। ठीक, फिर आती है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, आप इंटेलिजेंट हो तो ये आपकी क्वालिटी बता दी। एडजेक्टिव हो गया इंटेलिजेंट, कितने इंटेलिजेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, तो ये डिग्री है ना। और जब हम कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट हो तो बहुत क्या बन जाता है, क्रिया विशेषण हिंदी के हिसाब से, और इंग्लिश में हम बोल देंगे उसे एडवर्ब। तो कहीं ना कहीं हमें डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ में एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करनी है, वो है एडवर्ब। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब्स वो वर्ड है जो किसी एडजेक्टिव को, जो किसी वर्ब को, जो किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई, डिस्क्राइब करती है, उसकी डिग्री बताती है, उसका लेवल बताती है। देन कनेक्टिव एंड वर्ड रॉन्गली यूज्ड, ये जो कंफ्यूजेबल वर्ड्स है और ये वर्ड्स रॉन्गली यूज है, ये मिले जुले टॉपिक है, दोनों इंटरचेंजेबली आ सकते हैं। ठीक है, इसमें से एक हमें चीज़ ध्यान रखनी है, कनेक्टिव्स। अब ये कनेक्टिव्स क्या है, कंजंक्शंस है जो वर्ड को, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहां से अगर मैं कनेक्टिव्स का नाम दूं तो आई कैन कॉल इट कनेक्टर्स या कंजंक्शंस। अलग अलग एग्जामिनेशन बॉडी अलग अलग तरीके से काम में लेती है। जब हम स्कूल में थे तो कंजंक्शंस बोलते थे,
है ना। अब ये जो रीड के एग्जाम्स होके चुके थे, ये स्कूल एजुकेशन वाले एग्जाम्स रहते हैं, वहाँ पे इनका नाम कनेक्टर्स दे रखा है, यहाँ पे इसका नाम दे रखा है कनेक्टिव्स, लेकिन काम सबका सेम है, जोड़ने का। तो ये क्या कर रहे हैं, दो सिचुएशंस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, इन्हें हम कहते हैं कनेक्टिव्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगेन वोकैब का हिस्सा है कि इसके लिए हम क्या वर्ड काम में लेंगे, तो ये हो गया आपका वोकैब वाला हिस्सा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, कहीं से स्टार्टिंग में आया था कि मैम वॉइस और नरेशन थोड़ा डिफिकल्ट है। वॉइस और नरेशन इतना आसान है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक है जिसमें आपको आंसर ढूंढने की जगह ऑप्शन से क्वेश्चन में जाइए, एलिमिनेशन के थ्रू हो जाएगा। आप सही को ढूंढने की जगह आप गलत को एलिमिनेट कर दीजिए। छोटे छोटे से रूल्स अगर आपको ध्यान रहेंगे तो ये जो टॉपिक है नरेशन का और वॉइस का, ये सबसे दमदार टॉपिक है और फ्री के नंबर दिलाता है। ठीक है, तो हम इस पे भी आगे अभी डिस्कस करेंगे कि टॉपिक्स हमें कैसे पढ़ते हुए जाना है। आज हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। हाउ टू गो थ्रू विद दीज टॉपिक्स ये हम अगली क्लास से शुरू कर देंगे। फिर आपका एक्टिव पैसिव के बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, वही जो रीडिंग का हिस्सा है। जब 10th स्टैंडर्ड में थे तो हमें एक बुकलेट जैसी मिला करती थी और उसमें आता था रीडिंग राइटिंग, है ना। तो वो रीडिंग राइटिंग, फिर एक आता था लिटरेचर वाला पोर्शन, एक आता था ग्रामर का पोर्शन। 4 सेक्शन में डिवाइडेड होती थी हमारी बुकलेट ABCD। तो रीडिंग वाले सेक्शन में क्या आ गया हमारे पास, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। जितना ध्यान से हम पैसेज को पढ़ेंगे उतना ध्यान से हमारा कॉम्प्रिहेंशन ईजी हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या हुआ, मतलब निकालना, कॉम्प्रिहेंस करना, उसमें क्या चीज़ आपको पढ़ के समझ आई, इस चीज़ को प्रेजेंट करना, इस कॉम्प्रिहेंशन। मेरी बात का आपने क्या मतलब निकाला, हाउ डू यू कॉम्प्रिहेंड माई स्टेटमेंट, आपने उस चीज़ को कैसे समझा, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यही होता है। फिर आता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए ध्यान से, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट। अब सेंटेंस करेक्ट करना है आपको, यानी कि आपको हो सकता है ग्रामेटिकली एक गलत सेंटेंस दे दें, डिफॉल्ट ग्रामर में नहीं, फॉल्टी ग्रामर में आपको एक सेंटेंस दे दें। तो डेली क्लास होगी ना मैम? बिल्कुल राजेश, डेली क्लास होगी। डेली 8 बजे आपको इंग्लिश की क्लास में आ जाना है। 7 बजे आपकी करंट की क्लास होती है, 7 बजे बाद डेली इंग्लिश की क्लास होगी 8 बजे से। ठीक है, ये मैसेज अपने उन सब दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जिन सब लोगों को जूनियर अकाउंटेंट की या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि ग्रामर सब में सेम रहती है। आप सबके साथ में मिलकर के हम तैयारी करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप होता है ना उतने ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं, उतने ज़्यादा डाउट्स होते हैं। तो जितने ज़्यादा डाउट्स होंगे उतने हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप इसको लिंक को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, मिलने वालों तक, कजिन्स, फ्रेंड्स, फैमिली, सब जगह हमारे कोई ना कोई आजकल नज़र में रहता है कि सो एंड सो पर्सन इज राइटिंग सम एग्जामिनेशन। ठीक है, और उससे एक चीज़ और अच्छी रहेगी, आपके अंदर कंपटीशन की एक ज़ील डेवलप होने लगेगी कि ये लिंक मैंने उन तक को भेजा था, उनसे कितना बेनिफिट ले रहे हैं, लिंक से कितना बेनिफिट ले रहे हैं वो, और लिंक से मैं कितना बेनिफिट ले रहा हूँ। सेम प्लेटफॉर्म पे, सेम फैकल्टी से, सेम टाइम पे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अंदर आपके एक कंपटीशन डेवलप होगा। करेक्शन ऑफ सेंटेंस के अंदर हमें एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसे हमें करेक्ट करना है। ठीक है, हो सकता है आपको अंडरलाइन करके एक रॉन्ग फ्रेज यानी रॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस के अंदर लिख दिया जाए, और इसका सही करेक्शन क्या होगा उसका आपसे ऑप्शंस में से पूछ लिया जाए कि सपोज ये है, कोई भी एक सेंटेंस है उसके अंदर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये गलत है, अब इसको ABCD कौन सा ऑप्शन रिप्लेस करने पे सही आंसर यहाँ से मिलेगा, तो ये हो गया करेक्शन। इसके अलावा आता है वर्ब एग्रीमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम कई बार वोकैब की बात स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं ना, वहाँ पे वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को जो बहुत सक्सेसफुल है उन्हें बोलते हुए सुना है, आई लिव्स इन मुंबई। मैंने सच में ये चीज़ बोलते हुए सुनी है, आई लिव्स इन मुंबई। अब वर्ब एग्रीमेंट क्या चीज़ है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसे हम बोलते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सी वर्ब आनी चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाए तो दोनों झगड़ेंगे नहीं।
साथ साथ काम करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। अब जो दो जने हैं उनमें लड़ाई नहीं होगी तो वो बैलेंस्ड चलेंगे, है ना। तो वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एक एग्रीमेंट हो जाए कि जैसे सब्जेक्ट आ रही है वैसे हम वर्ब काम में लेंगे, जैसे तुम वैसे हम बन जाएंगे, तो कोई झगड़ा नहीं होगा, बैलेंस्ड सेंटेंस रहेगा। और बैलेंस सेंटेंस यानी कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट हो गया, राइट। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है जिसके अंदर थोड़े बहुत रूल्स हमें हेल्पिंग वर्ब के, मेन वर्ब के, और किस तरह की नाउन काम में ली जा रही है, किस तरह के डिटर्मिनर्स लिए जा रहे हैं, ये सारी ग्रामर का एक क्रक्स होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सारी ग्रामर आपने पढ़ ली है तो उसका एक बेसिक क्रक्स आ जाएगा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइटिंग लेटर्स। आपको लेटर लिखवाया नहीं जाएगा, है ना, पर हो सकता है उसमें से चीज़ें पूछ ली जाए कि ऑफिशियल लेटर्स में सैल्यूटेशन कैसे दिया जाता है, ऑफिशियल लेटर के अंदर क्लोज क्या करते हैं, व्हाट इज रेफरेंस नंबर। भाई मैं आपको एक ऑफिस में सपोज मान लो कि मुझे कहीं टेंडर डालना है और उस टेंडर का पूरा किताब जैसे पूरा का पूरा डिटेल तो लिखूंगी नहीं ना, मैं क्या लिख दूंगी, एडवर्टीजमेंट नंबर दिस, टेंडर नंबर दिस। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अंदर, या कभी टेंडर्स आपको लिखने हैं, डालने हैं, डेमो ऑफिशियल्स डालना है, आपको अपने ऑफिस में सर्कुलर या नोटिसेस निकालने हैं, सर्कुलर निकलते हैं ना आजकल, तो सब जगह एक मैसेज हो जाता है, प्लीज कलेक्ट, प्लीज गैदर एट 6:30 इन द इवनिंग, वी हैव सर्टेन मीटिंग या वॉट एवर। तो पहले सर्कुलर्स, डेमोज निकलते थे, अब मैसेजेस हो जाते हैं, पर उनका भी एक ऑफिशियल तरीका होता है। मैसेज को भी लिखने के लिए एक ऑफिशियल बेस हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो हम पढ़ रहे थे ना वर्ड्स, ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कभी हम लेटर्स लिखेंगे, टेंडर्स की बात करेंगे, नोटिसेस की बात करेंगे, डेमोज की बात करेंगे, सर्कुलर्स की बात करेंगे, तो वहाँ पर ये वर्ड्स बहुत काम में आएंगे। एंड हाउ टू राइट देम, लिख करके कोई नहीं पूछ रहा है आपसे, पर यह पूछा जा रहा है कि कौन से वर्ड्स किस तरीके से काम मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा तो आपके यहाँ से आपको टिक लगाना है कि हम उसमें सैल्यूटेशन कैसे देंगे। ऑफिशियल लेटर में क्या आप लिख सकते हो डियर सर, ऑफिशियल लेटर में जिसे आप जानते ही नहीं हो, है ना, योर्स फेथफुली लिखोगे या योर्स लविंगली लिखोगे, तो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे फेथफुली आएगा, कहाँ पे सिंसियरली आएगा। तो ये सारी चीज़ें भी हमको जब हम पढ़ेंगे लेटर्स, बेसिकली राइटिंग लेटर्स, तो हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। मैम वन शॉट क्लास लगा दो प्लीज़, ये थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताइए वन शॉट क्लास क्या होती है ना। वन शॉट में सब कुछ आ जाए तो एक काम करेंगे, कल मैं अपने साथ में एक मिक्सी ले आऊँगी, जितनी चीज़ें मुझे आती है पेपर पे लिख के घोट के वन शॉट प्रेजेंट कर दूँ। देयर इज़ नो शॉर्टकट। तो आप मुझे बता दो एक बार राठौर चिंटू कि वन शॉट क्लास कैसी होगी। क्लास को जितना आप इलैबोरेटिव रखेंगे, जितना आप उसमें डिस्कस करके पढ़ेंगे, जितना आप उसमें क्वेश्चंस पूछेंगे, उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स और बेसिक फंडाज आपके क्लियर होते चले जाएंगे। इसीलिए कोशिश करो कि आप हर दिन क्लास में जुड़ें, हर टॉपिक से आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। मैं यहाँ पर 4 चीज़ें लिखूंगी, मैं यहाँ पर हो सकता है 10 चीज़ें लिख दूँ, पर ज़रूरी नहीं है कि वो 10 की 10 चीज़ें हर बच्चे के काम की हो। आपके अपने लेवल के हिसाब से आप उस 10 में से 3, 4, 2, 5 या 10 की 10 जो व्हाटएवर जो आपको काम की लगती हो, उन चीज़ों को नोटिस करते जाइए, उन चीज़ों के अपने लिए एक नोट्स बनाते जाइए, ताकि जब आप उसको रिवाइज करेंगे तब आपके सामने क्या आ जाएगा, आपका अपना बनाया हुआ एक क्रक्स। डिस्कशन हम यहाँ कर रहे हैं तो चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आ जाएंगी, पर उसको काम में कैसे लेंगे, उसके लिए छोटे छोटे पिन पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। वो सब चीज़ें आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, कोई कॉपी चेक करने वाला नहीं है आपकी। जब आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको रिवीजन के वक्त ज़्यादा आसान रहेगा वो, और आपको समझ में आ जाएगा। कितनी क्लासेस में सिलेबस कंप्लीट होगा मैम? कोशिश करेंगे हम कि इसको, क्योंकि अभी 89 डेज ही बचे हैं अपने पास, तो कम से कम समय में हम अपने सिलेबस को कवर कर लें, 45 डेज तक। रेस्ट ऑफ द टाइम फिर हम कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करते जाएंगे कि ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में ऐसे आया था, इस क्वेश्चन में ऐसे आया था, इस साल क्वेश्चन पेपर ऐसे आया था। तो कोशिश करेंगे कि हम जितना ज़्यादा जल्दी हो सके और जितना डिटेल में, जल्दी के चक्कर में हम कट कॉर्नर्स नहीं करेंगे। जल्दी के चक्कर में वी आर नॉट गोइंग टू कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स क्या है? एक ईडियम है जिसका मतलब होता है घास काटना। तो जल्दी के चक्कर में वी आर नॉट गोइंग टू कट कॉर्नर्स ऑफ आवर सिलेबस और आवर कंटेंट। हम किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम क्लासेस ज़रूर संडे टू संडे और लगा लेंगे और बढ़ा लेंगे, पर हम चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में तरीके से, ठीक है।
तो अप्रॉक्सीमेटली हम कंप्लीट कर लेंगे इसको 45 डेज में, ताकि रेस्ट ऑफ द टाइम, रेस्ट ऑफ द डेज जो आपके बचेंगे, लगभग 30 दिन बचेंगे, लगभग 45 दिन, जो भी दिन आपके पास बचेंगे, आप उस दिनों में उनको ढंग से प्रैक्टिस करते जाए। और क्वेश्चन पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे कि सपोज आज ले लिया हमने नरेशन, नरेशन के कितने तरह के क्वेश्चन बन गए हैं। सपोज हमने आज ले लिया पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, तो दिखने में तो आसान लगता है कि पैसेज पढ़ा और कर दिया, पर उसकी अप्रोच क्या रहेगी। तो 2 या 3 पैसेज भी हमने एक दिन में करके देख लिए, तो दिस विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस बूस्ट आपको ये देगा। क्योंकि खाली थ्योरी दे देना, खाली बैठे बैठे मैं सिखा दूँ कि स्विमिंग कैसे करनी है और पानी में जाए नहीं हम, वो एक अलग चीज़ हो गई। तो यहाँ पे हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, थियरी को डिस्कस करेंगे आराम से कि कैसे हमको नरेशन में काम करना है, कैसे वॉइस में काम करना है, कैसे हमको काम करना है पार्ट ऑफ सेंटेंस पे या फिर सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। और फिर उसके बाद हमने जो पढ़ा उसको कैसे हम प्रैक्टिकल यूजेज में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम में लेना है, ताकि सारी चीज़ें एक तरफ, एग्जाम में कैसे लिखेंगे ये बता दो मैम, वो ज़रूरी है जब हमारा बेस क्लियर होगा, राइट। सो दिस इज समथिंग अबाउट योर सिलेबस। और इस सिलेबस के साथ में ये आप एक बार सिलेबस देख लीजिए सारा, आपके पास सबके पास नेट है, क्योंकि हम नेट से तो क्लास ले रहे हैं, तो अपने अपने सिलेबस को डाउनलोड करते जाइए, अपने हाथ से अपने रजिस्टर में अपना सिलेबस लिखिए, अपने हाथ से लिखिए टेंसेज, अपने हाथ से लिखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर जो टॉपिक होता जाए उसको टिक करते जाइए। ये आपको सच में कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। और एग्जामिनेशन में तैयारी के साथ साथ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। मैं डरते हुए कोई सवाल करूंगी, झिझकते हुए सवाल करूंगी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का होगा, मैं उसमें गलती करने की गुंजाइश बहुत रखूंगी। लेकिन अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं एकदम काम डाउन हूँ, मैं एकदम धैर्य से, पेशेंस से अपने क्वेश्चंस को कर रही हूँ, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा खुलेगा भी। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप पढ़ें तो कीप योरसेल्फ नॉट वेरी कंफर्टेबल, नॉट वेरी डिसकंफर्टेबल। एक ऐसे सिचुएशन पे बैठे जहां आपको लगे कि एक टीचर आपके सामने खड़ा होकर फिजिकली पढ़ा रहा है ना। दूसरी चीज, सब चीज़ों को लिखने की आदत डालिए। आप सब मोबाइल या लैपटॉप में पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ बिस्तर में, सोफे पे बैठ के मत पढ़िए, आराम से टेबल चेयर लगा के जैसे आप क्लास में आते हैं वैसे ही इसको बैठ के पढ़िए। आपको सच में अलग ही लगेगा कि हाँ ठीक है, हम वाकई इंटरैक्टिव क्लास में बैठे हैं। क्लास 24 आपका अपना चैनल है, जितने ज़्यादा लोगों को आप इसे शेयर करेंगे उतना हमारी ये क्लास 24 की फैमिली बढ़ती चली जाएगी। अगले टॉपिक को नहीं, अगले दिन से हम शुरू कर रहे हैं अपने टॉपिक्स को एग्जैक्टली, तो जिसमें छोटी छोटी चीज़ें हम पढ़ते चले जाएंगे, राइट। ओके हेमराज, ओके लकी सिंह शेखावत, चिंटू राठौड़, राजेश गुप्ता और बाकी जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। प्लीज बी ऑन योर चैनल ताकि आगे आने वाली हर क्लास का बेनिफिट आपको मिलता रहे। थैंक यू, सी यू टुमारो।